हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लेकर आ चुका हूं आप सब लोगों के लिए एक और वन शॉट वीडियो इंडियन इकोनॉमी की 1950 से लेकर 1990 तक। तो पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में समझा कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया की पर्टिकुलर परिस्थितियां उस समय पर कैसी थी। अब आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में 1950 से लेकर 1990 तक क्या परिस्थितियां आपको देखने के लिए मिलती है। आपको यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखने को मिलेगा। आप सब लोगों को यहाँ पर प्रशांता चंद्रा मैलानोबिस यानी कि पीसी मैलानोबिस के बारे में जानने को मिलेगा, जिन्हें कि आर्किटेक्ट ऑफ 5 ईयर गोल्स बोला जाता है, राइट, या फिर आर्किटेक्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन बोला जाता है। उसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम चैप्टर को शुरू करें तो ये समझ लेते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर समझने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पर गोल्स ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या गोल्स थे। आपको डेवलपमेंट पॉलिसीज के बारे में देखने के लिए मिलेगा जो कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर थी, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या पॉलिसीज थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या क्या पॉलिसीज थी। आपको देखने के लिए मिलेगा मेरिट्स और लिमिटेशंस रेगुलेटेड इकोनॉमी की, राइट। कंट्रोल्ड इकोनॉमी की क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में आप लोगों को समझने के लिए मिलेगा। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 के अंदर आज़ाद हुआ तो अब हम लोग क्या थे, मास्टर्स बन चुके थे अपनी डेस्टिनी के, यानी कि नाउ वी हैव टू प्लान आवर फ्यूचर्स अकॉर्डिंगली। अब हमें अपने फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग क्या करना था, डिफाइन करना था। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया और 200 साल राज करने के बाद अब हम लोग फाइनली चीज़ों को खुद डिफाइन करने लगे थे। अब नेशन बिल्डिंग की जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी वो किसके हाथ में थी, हमारे हाथ में थी, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स के सामने था वो ये था कि इंडिया को किस तरह का इकोनॉमी बनाया जाए, या इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा रहे। क्या इंडिया को सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाया जाए, क्या इंडिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाया जाए, क्या इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया जाए, किस तरह की इकोनॉमी जो है इंडिया बननी चाहिए। तो उस समय पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में तो थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे उस अप्रोच से। तो उन्होंने क्या बोला कि यार हम लोगों को क्या करना है, दोनों के एक्सट्रीम वर्जन को चूज करना है, यानी कि जो बेहतर चीज़ें दोनों के अंदर हैं उनको उन्होंने कंपाइल्ड अप किया और इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पर लेकर आए। तो यहाँ पर क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 के अंदर भारत आप लोग को आज़ाद होता हुआ नजर आता है। हम लोग फ्रीडम ले चुके थे और अब हम लोग जो थे मास्टर थे अपनी डेस्टिनी के 200 साल की डिपेंडेंसी के बाद। जो नेशन बिल्डिंग की जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी वो किसके हाथ में आ चुकी थी, अब वो हमारे हाथ में आ चुकी थी। और जो लीडर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, अब उनको ये डिसाइड करना था बाकी चीज़ों के बीच में कि इंडिया का जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसा रहने वाला है और किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारी कंट्री को सपोर्ट करेगा, राइट। एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी ओवरऑल वेलफेयर के बारे में बात करे, ना कि कुछ लोगों के वेलफेयर के बारे में यहाँ पर बात करे। आगे यहाँ पर बोला जाता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है, राइट। और उसमें से जो सोशलिज्म जो है वो सबसे ज्यादा अपील करता है जवाहरलाल नेहरू जी को, यानी कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत भाता है, लेकिन वो पूरी तरह से फेवर में नहीं थे इसके, राइट। कि वो पूरी तरह से इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे थे जिस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो सोवियत यूनियन के अंदर चलाया जाता था, जहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोडक्शंस के जो थे वो किससे बिलोंग करते थे, वो गवर्नमेंट से बिलोंग करते थे। फैक्ट्रीज, फार्म्स वगैरह वो सब किसके द्वारा ओन किए जाते थे, गवर्नमेंट के द्वारा। तो सोशलिस्ट अप्रोच बेसिकली कहती क्या है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कहीं ना कहीं बात करती है ओवरऑल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में कि यार रिसोर्सेज को हम लोगों को क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सबके बीच में, यानी कि हैव्स और हैव्स नॉट के बीच का गैप जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, राइट। सो देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था डेमोक्रेसी लाइक इंडिया के लिए कि वो क्या कर सके, इस ओनरशिप पैटर्न को पूरी तरह से अडॉप्ट कर सके या फिर ओनरशिप पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर सके, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग जो है वो अपनी जमीनों को नहीं छोड़ना चाहते, राइट। क्योंकि वहां पर तो रिसोर्सेज सारे के सारे किसके द्वारा ओन किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यार सारे के सारे रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट ओन करेगी तो जो हमारे पास जो
प्राइवेट सेक्टर है या फिर हमारे पास जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? तो इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इतना आसानी से ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी, राइट। कहता है एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन्स इन द वे दैट इट वाज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो फॉर्मर सोवियत यूनियन के कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सो नेहरू जी और बहुत सारे जो अदर लीडर्स थे, थिंकर्स थे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा जो कि एक्सट्रीम वर्जन था किसका? कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का। यानी कि एक नया वर्जन हम लोगों ने ढूंढा किसका? कैपिटलिस्ट का और सोशलिज्म का। Sympathizing with the social outlook, they found the answers in an economic system which in their views combined the best features of socialism without its drawback। यानी कि बेसिकली उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को तो इंक्लूड किया ही किया, लेकिन उसका जो भी ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। कहते हैं यार जो अच्छे अच्छे फीचर्स है वो हम लोग यहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं और जो खराब चीजें हैं उसके अंदर उसको अडॉप्ट नहीं करते। सो इन द व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इंडिया को क्या बनाया गया? एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाया गया और जिसका एक पब्लिक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर जो है उसके अंदर रहेगा और उसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, राइट। अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें जनरली एक 3 तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला कहता है कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और तीसरा कहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो हर एक सोसाइटी को 3 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है कंट्री के अंदर, वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन लेबर को यूज करना चाहिए या फिर कैपिटल यानी मशीन्स को यूज करना चाहिए उन चीजों को प्रोड्यूस करते टाइम पर, और उन गुड्स और सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की भी बात की जाती है ताकि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा डिसाइड ना हो, इंपैक्ट ना करे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बात करता हूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीजें बनने वाली है और कौन सी चीजें नहीं बनेगी। यानी कि यहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि कैसे चीजों को डिफाइन किया जाएगा, किसके द्वारा? मार्केट फोर्सेस के द्वारा। कि मार्केट डिसाइड करेगी कि अगर जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसी को ही प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी डिमांड कम है उसको कम प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या बोला जाता है कि भैया जिनकी परचेजिंग पावर है, जो खरीद सकते हैं, वही इस चीज को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, वही इस चीज को क्या करने वाले हैं? परचेज करने वाले हैं। तो उनकी परचेजिंग पावर को देखते हुए ही चीजों को क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो वन क्वेश्चन इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड in an economy also called capitalism economy. Only those consumer goods will be produced that are in demand and that goods can be sold profitably either in the domestic or in the foreign market. If cars are in demand, cars will be produced, and if bicycles are in demand, bicycles will be produced. If labor is cheaper, then capital won't be used, right? More labor intensive methods of productions will be used and vice versa. In a capitalist society, the goods produced are distributed among the people not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power ability, right? उनकी खरीदने की क्षमता कितनी है उसके हिसाब से ही चीजों को क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है यहाँ पर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हमने सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट समझा कि यार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर चीजें जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, किसके बेसिस पर? इसके बेसिस पर प्रोड्यूस की जाती है कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो है वो इकोनॉमी के अंदर कैसे चल रही है। यानी कि जिस चीज की डिमांड है वही प्रोड्यूस होगा। लेबर अगर सस्ती है तो लेबर के थ्रू चीजों को बनाया जाएगा। कैपिटल अगर सस्ती है तो कैपिटल की मदद से चीजों को प्रोड्यूस किया जाएगा। दैट इज one has to have the money in the pocket to buy it. Low cost housing for the poor is much needed but will not count as a demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand. As a result, this commodity will not be produced and supplied as per market forces. Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru. Right? Jawaharlal Nehru जी को वो चीज़ें ज़्यादा रास नहीं आती। यानी कि यार सिर्फ और सिर्फ हम लोग अमीरों के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनकी परचेजिंग पावर है। तो कहता है गरीबों का क्या होगा? यानी कि जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है तो उनका क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन टू देम, राइट? हाउ विल दे कंसिडर द थिंग्स? वो कैसे चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है।
Our first prime minister, for it meant that the great majority of the peoples of the country would be left behind without the chance to improve their quality of life, right? उनकी quality of life को improve करने के लिए बहुत कम चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है. A socialist society answers the three questions in a totally different manner. In a socialist society, government decide what goods are to be produced in accordance with the needs of the society. It is assumed that the government knows what is good for the people of the country, and so the desire of the individual consumers are not given much importance. The government decide how goods are to be produced and how they should be distributed. तो यहाँ पर कौन डिसाइड करता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे चीज़ें बनने वाली है, कैसे चीज़ें प्रोड्यूस होने वाली है और किस हिसाब से चीज़ें चलने वाली है एक इकोनॉमी के अंदर. आगे, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase. Unlike under capitalism, for example, a socialist nation provide free health care to all citizens. Strictly, a socialist society has no private property since everything is owned by the state. राइट, सारी की सारी चीज़ें किसके द्वारा ओन की जाती है? स्टेट के द्वारा ओन की जाती है. कहाँ पर? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जब स्टेट सारी चीज़ों को डिफाइन कर रही है तो उसी के हिसाब से ही इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे कि क्या चीज़ बनने वाली है, कैसे बनने वाली है और किसके लिए बनने वाली है. एग्जाम्पल इसका दिया जा सकता है क्यूबा और चाइना. राइट, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यहाँ पर कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है. राइट, और गवर्नमेंट ही इन क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर देती है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल जो है वो आपको चाइना देखने के लिए मिल सकता है. राइट, सो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जो हैं वर्ल्ड के अंदर वो आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पर देखने के लिए मिलेगी. यहाँ पर गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर क्या करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मार्केट विल प्रोवाइड व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द मार्केट फेल टू डू. यहां पर कौन करेगा? जो बेसिक चीजें जो मार्केट नहीं दे रही है वो कौन देगा? वो यहां पर आपका गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और मार्केट फोर्सेस भी यहां पर रहेगी जो डिमांड और सप्लाई को डिसाइड करने वाली है. नाउ आगे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्लान का. व्हाट इज अ प्लान? राइट, सो प्लान का मतलब क्या होता है? तो कहता है यार प्लान स्पेल्स आउट कि कैसे रिसोर्सेज जो है वो नेशंस के वो यूज करने चाहिए. राइट, प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान मीन प्लानिंग. प्लानिंग किस चीज़ की? कि भैया जितने भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री के अंदर हैं हम हमारे रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें. इसका कुछ जनरल गोल्स थे और कुछ स्पेसिफिक गोल्स थे. राइट, जिसको अचीव करना था हम लोगों ने एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. इंडिया के प्लान्स जो थे वो 5 ईयर ड्यूरेशंस के थे और इसको कलेक्टिवली हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स बोला. राइट, इंडिया के अंदर भी आपको 5 ईयर प्लान देखने के लिए मिलते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आपको 5 ईयर प्लान्स आते हुए नजर आते हैं. इंडिया के अंदर इन्हें 5 ईयर प्लान बोला जाता है, पाकिस्तान के अंदर इन्हें मिड टर्म प्लान बोला जाता है और इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी थे और कुछ जनरल गोल्स भी थे. जनरल गोल का मतलब क्या हुआ? जनरल गोल्स का मतलब हुआ कि भैया कुछ लॉन्ग टर्म विजन के साथ. स्पेसिफिक मीन्स कि किस पर्टिकुलर चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं. We borrowed this from the Soviet Union, a pioneer in the national building. Our plan documents up to the year 2017 not only specify the objective to be attained in the 5 years of a plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years. तो हमारे जो प्लान्स हैं वो इस हिसाब से नहीं थे कि हमें 5 साल के अंदर क्या अचीव करना है, बल्कि हमारे प्लान इस हिसाब से थे कि हमें आने वाले 20 साल के अंदर क्या अचीव करना है. यानी कि ये शॉर्ट टर्म भी थे और लॉन्ग टर्म भी थे. यानी कि अभी क्या चाहिए अपन को और लॉन्ग टर्म के अंदर अपन को क्या चाहिए. दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान. लॉन्ग टर्म प्लान को हम लोगों ने क्या बोला? पर्सपेक्टिव प्लान बोला. और जो 5 ईयर प्लान थे वो अपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द पर्सपेक्टिव प्लान्स. और जो 5 ईयर प्लान थे वो क्या थे? एक बेस के तौर पर काम होते हैं. किसके लिए? पर्सपेक्टिव प्लान के लिए, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए. It will be unrealistic to expect all goals of plan to be given equal importance in all the plans. In fact, the goals may actually be conflict. राइट, तो कहता है हर एक गोल को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती और कई बार ऐसा हुआ है कि जो गोल्स हैं उनके आपस में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट भी देखने के लिए मिला. जैसे कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में बात करी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए. दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या बोला? दूसरी तरफ हम लोगों ने ये बोला कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा रखो और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट वाला प्लान लेकर आ रहे हैं. तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा. हालांकि ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि आगे चलकर वो ओवरऑल जो है इसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर देती है. So the goals of introducing modern technology be in conflict with the goals of increasing employment. If the technology reduces the needs of the labor,
The planners have to balance the goals, a very difficult job indeed. We find different goals being emphasizing in different plans in India. अलग अलग goals के बारे में बात की गई थी अलग अलग plans के अंदर. इंडिया के जो 5-year plans थे did not spell out how much of each and every goods and services is to be produced. This is neither possible nor necessary. The former Soviet Union tried to do this and failed. It is enough to the plans in the specific about the sectors where it plays a commanding role, for instance power generation, irrigation, while leaving the rest of the market. तो यार यहाँ पर ये बोला गया कि प्लान्स की मदद से हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि एग्जैक्टली हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ना. क्वांटिटी प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं. बोला क्वांटिटी प्रोडक्शन के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते हैं. कहता है किस हम ये बता सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर अपन लोगों को ग्रोथ करनी है, इस सेक्टर के अंदर हम लोगों को आगे जाना है, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि उसके अंदर पर्टिकुलरली कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा. कहता है वो जस्टिफाई करना यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है. नाउ इकोनॉमी विद द प्राइवेट सेक्टर बीइंग इनकरेज टू अ पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट्स, यानी कि अगर आप पीछे से कंबाइन कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या बोलने लग रहा है कि जो इंडिया का जो सिस्टम बनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई, तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर को तो इंपॉर्टेंस दी ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी बोला गया कि पब्लिक सेक्टर के साथ होना चाहिए. तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है 1948 के अंदर. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस आउटलुक को बताता है कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर होगा और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी. 1950 के अंदर जो प्लानिंग कमीशन था वो सेटअप किया गया. 1950 के अंदर हमारा क्या आता है, प्लानिंग कमीशन आता है, और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो बनाया जाता है किसे, प्राइम मिनिस्टर को. प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली नोन एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. और यहां से ही हमारा 5-year प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है. 5-year प्लान का कॉन्सेप्ट हमारा यहां से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है. नाउ व्हाट आर द गोल्स ऑफ द 5-year प्लान. जो हमारे पंचवर्षीय योजना आती है, 5-year प्लान आते हैं, इसका गोल्स क्या क्या देखने के लिए मिलता है. सो क्या कहता है, अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफिक गोल्स. प्लान्स के कुछ गोल्स होंगे. तो 5-year प्लान्स जो थे उसके कुछ गोल्स थे. दैट वाज, अगर आप लोग याद रखेंगे तो इसको याद रखा जाता है GEMS से. जी का मतलब होता है ग्रोथ, सबसे पहले बात की जाती है उसके अंदर ग्रोथ की. ई का मतलब होता है इक्विटी. एम का मतलब होता है यहां पर मॉडर्नाइजेशन, और एस का मतलब होता है यहां पर सेल्फ रिलायंस. एल्फ का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस. ठीक है, इसकी बात की जाती है. सो यहां पर हम किसकी बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं. इसका मतलब है कि सारे के सारे प्लान्स जो है उनको इक्वल इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ेगी गोल्स के अंदर, है ना. इसका मतलब क्या था कि जब आप लोगों ने प्लान बनाए तो प्लान्स के अंदर हमने गोल्स रखे कुछ, और गोल्स क्या थे हमारे, क्या थे, एक था ग्रोथ चाहिए अपन को, इक्विटी चाहिए, सेल्फ रिलायंस चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए. Right, due to limited resources, a choice has to be made in each plan about which of the goals is to be given primary importance. किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है उसके हिसाब से हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से ये डिसाइड करनी थी. Nevertheless, the planners have to ensure that as far as possible the policies of the plans do not contradict these 4 goals. Let us now learn about the goals of the planning commission in some details. तो प्लानिंग कमीशन के गोल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गोल्स थे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था और इनको कैसे अचीव किया जा सकता है. तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाती है ग्रोथ की. नाउ ग्रोथ का मतलब क्या है, या फिर किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है उसको कैसे मेजर किया जाता है, तो उसको मेजर किया जाता है जीडीपी ग्रोथ के साथ, कि एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कितनी देखने के लिए मिल रही है. तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, कि आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितना इंक्रीज होगा. इट इंप्लाइज आइदर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और लार्ज साइज ऑफ द सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज. अ गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग समझेंगे तो इसका मतलब क्या है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, दैट इज द जीडीपी. जीडीपी के बेसिस पर आप ग्रोथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि ओवरऑल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कितना है, उसके आधार पर किया जाता है. द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. यानी कि अगर मुझे किसी भी कंट्री की ग्रोथ के बारे में बात करनी कि कंट्री जो है उसकी ग्रोथ कितनी है, वो ओवरऑल कितना ग्रो करने लग रही है, तो उसको मेजर किया जा सकता है जीडीपी ग्रोथ के साथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ के साथ. सो यू कैन थिंक ऑफ जीडीपी एज ए केक
एंड ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक केक है और इस केक को मान लो 4 लोग कंज्यूम करने लग रहे हैं, तो हर किसी के पास छोटा स्लाइस जो है केक का देखने के लिए मिल रहा है। तो जीडीपी भी कुछ ऐसी, अगर जीडीपी ग्रो करती है और केक का साइज जो होगा वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो इनके पास क्या होगा, ज्यादा पोर्शन जो है वो यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, right? You will see more portion. If the cake is larger, more people can enjoy it. It is necessary to produce more goods and services if the people of India are enjoy, in the words of the first 5-year plan, a more rich and varied life. तो यानी कि ज्यादा अगर जीडीपी बढ़ेगी तो लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और ज्यादा बेहतर लाइफ जो है वो जी पाएंगे। The GDP of country is derived from the different sector of the economy. जीडीपी जो है अलग अलग सेक्टर से मिलकर बनती है, यानी कि हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर मिलता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर मिलता है, सर्विस सेक्टर मिलता है। जो कंट्रीब्यूशन है राइट मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमी का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो इकोनॉमी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है इन तीनों सेक्टर के कंबाइंड कंट्रीब्यूशन से। इन तीनों सेक्टर के कंबाइंड कंट्रीब्यूशन से आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स more to the GDP growth, while in some countries the growth in the service sector contribute more to the GDP growth। तो हर एक कंट्री के अंदर क्या है, अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम ज्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर का कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर सर्विस सेक्टर का ज्यादा है, कहीं पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मॉडर्नाइजेशन का। और मॉडर्नाइजेशन क्या बात करता है, देखिए यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन कहता है कि भैया हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज का, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करना है और नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों को चीज़ों को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो क्या कहता है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फार्मर जो है वो इंक्रीज कर सकता है आउटपुट को फार्म के ऊपर, कैसे, अगर वो नई सीड वेराइटीज को यूज करता है एज कंपेरेटिवली ओल्ड वन। पुरानी सीड वेराइटीज को यूज ना करके वो नई सीड वेराइटीज को अगर वो यूज करता है तो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। फैक्ट्री जो है वो आउटपुट को बढ़ा सकती है, कैसे, अगर वो नई टाइप के मशीन्स को यूज करती है। सो अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। अगर हम लोग नई टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन बोला जाता है। However, जो मॉडर्नाइजेशन है डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू द चेंजेस इन द सोशल आउटलुक सच एज द रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन। तो कहता है सिर्फ और सिर्फ मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं है कि अपन लोग मॉडर्नाइज हो गए, बल्कि कहता है मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी है कि समाज के अंदर हम लोग क्या करें, हम लोग रिकॉग्निशंस दें, है ना, किसको, वुमेन्स को, यानी कि वुमेन्स को भी वैसी ही एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, वुमेन्स को भी वैसा ही नॉलेज लेने की अनुमति मिलनी चाहिए, वुमेन्स को भी हमें पार पर समझना चाहिए मैन के साथ में। सो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वुमेन्स आर सपोज टू रिमेन एट होम्स व्हाइल मेन वर्क। अ मॉडर्न सोसाइटी मेक यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ द वुमेन इन द वर्क प्लेस, इन बैंक, फैक्ट्री, स्कूल्स एक्सेट्रा, एंड सच ए सोसाइटी इन मोस्ट ओकेजन इज अ प्रॉस्पेरस। तो यही सोसाइटी जो होती है वो प्रॉस्पेरस होती है, यही सोसाइटी जो होती है वो उभरती हुई होती है, यही सोसाइटी ग्रोइंग होती हुई होती है, जो कि महिलाओं को भी क्या करती है, इक्वल इंपॉर्टेंस देती है मेन के कंपैरिजन में। अगर मेन के साथ में उनको कंपेयर किया जाए तो दिस विल आल्सो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देम। देन वी हैव सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर होना, यानी कि सेल्फ रिलायबल होना, आत्मनिर्भर बने, है ना। तो क्या कहता है, कहता है नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशंस। द फर्स्ट 7 5-year plans gave importance to self reliance, which means avoiding import of those goods which could be produced in India itself। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि यार हम लोग चीजों को क्या करेंगे, खुद अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, ना कि हम लोग किसी और से इंपोर्ट करेंगे, स्पेशली उन चीज़ों को जिनको हम लोग अपने कंट्री लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिन कंट्री को हमारी कंट्री लेवल, जिन चीज़ों को हमारी कंट्री लेवल पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, हम लोग उसको किसी और से क्यों इंपोर्ट करें, उसके बारे में ये बात करता है। सो क्या कहता है, दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स के फील्ड में इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट पीपल हु वर रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन शुड गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो लोग जो खुद अभी फ्री हुए हैं
राइट, किससे, ऐसी कंट्री से फ्री हुए हैं जो कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थी, राइट। तो उसके लिए अब जरूरी था कि अब वो सेल्फ रिलायंट हो सके, है ना, खुद आत्मनिर्भर बन सके। सो फर्दर इट वाज फियर दैट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड सप्लाईज, foreign technologies and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in the policies। तो कहता है अगर अभी भी हम लोग दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे, तो यार इससे हमारी जो सॉवरेनिटी है, फ्रीडम है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फ्री रहना है, हम लोगों को चीज़ों को कम से कम इंपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग फ्री रह सकें, किसी भी तरह से दूसरी कंट्री का इंगेजमेंट हमारी कंट्री के अंदर ना हो सके। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब है, कहता है नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्फ मे नॉट बी इंप्रूव द काइंड ऑफ लाइफ व्हिच पीपल्स आर लिविंग। ये लाइफ ऑफ पीपल को इंप्रूव नहीं कर सकता है। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप इन द कंट्री इटसेल्फ एंड आल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। कहता कैसा रहेगा, कहते कंट्री बहुत सेल्फ रिलायंट है, एक कंट्री मॉडर्नाइज है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके जो लोग हैं उनके बीच में समानता नहीं है, बराबरी नहीं है, राइट, पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच टू द पुअर सेक्शन एज वेल एज इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड ओनली बाय द रिच। सिर्फ और सिर्फ अमीरों के द्वारा ही उसको एंजॉय किया जाए, राइट, चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अमीर अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, गरीबों को भी चीजें मिलनी चाहिए। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एवरी इंडियन शुड मेट हिज और हर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को उनको क्या करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा। such as food, decent house, education, health care, inequalities in the distribution of wealth should be reduced। तो हम लोग को क्या करना है, अच्छा घर देना है, एजुकेशन देनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी है, और इनइक्वालिटीज जो है उसको खत्म करना है। लेट अस नाउ सी हाउ द फर्स्ट 7 5-year प्लान कवरिंग द पीरियड 1950 to 1990 attempted to attain these 4 goals and the extent to which they succeeded in doing so। with the reference to agriculture, industry and trade, you will study the policies and development issues in the upcoming chapters। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप इसको काफी ज्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, राइट। हमने बात करी किसकी, प्लानिंग कमीशन की बात करी। प्लानिंग कमीशन के अंदर एम्फेसाइज किया जाता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मेजर डिपेंडेंसी होने के बाद भी हम लोग कुछ खास नहीं करने लग रहे थे किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, राइट। देयर वाज नो स्पेसिफिक ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यार एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में कैसे बात की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे ग्रो किया जाए, उसके बारे में बात था। तो यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ना ही ग्रोथ थी ना ही इक्विटी थी। पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज टू एड्रेस these issues which they did through land reforms। वो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। प्रोमोटिंग द यूज ऑफ हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, है ना, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स लेकर आते हैं, जो रिवोल्यूशन लेकर आता है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इनिशियली। लेकिन जो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स थी उसको हर जगह पर अप्लाई नहीं किया जाता है, हर एक स्टेट को अंदर अप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स जो है वो कुछ स्टेट के अंदर स्पेसिफिकली पहले टेस्ट की जाती है, उनका रिजल्ट अच्छा आता है, उसके बाद ही उसको ओवरऑल हर स्टेट को दिया जाता है क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। सो लैंड रिफॉर्म्स आते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएटरीज, राइट। क्या हुआ करते थे हमारे पास, इंटरमीडिएटरीज हुआ करते थे, जिनको कि हम लोग बेसिकली जमींदार सो जागीरदार कहा करते थे, जो कलेक्टिवली क्या किया करते थे, रेंट को इकट्ठा किया करते थे, किससे, टिलर ऑफ द लैंड से, विदाउट कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑन द फार्म्स। ये इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचते थे कि यार फार्म की इंप्रूवमेंट कैसे होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो उसके बारे में नहीं सोचते थे। बस इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करेंगे, किससे, टिलर ऑफ द लैंड से। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। तो इंडिया डिपेंडेंट था किसके ऊपर, यूनाइटेड स्टेट के ऊपर। फूड ग्रेन हमें क्या करनी पड़ती थी, डिपेंडेंट करनी पड़ती, इंपोर्ट करनी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि वी वर नॉट सेल्फ रिलायंट, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं थी। क्यों, क्योंकि कभी जमींदार टिलर्स के द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया इस चीजों के ऊपर। सो इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स which primarily refers to change in the ownership of the land holding, है ना, ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग के अंदर चेंज करने की बात की गई। ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू एब्लिश इंटरमीडिएटरीज एंड टू मेक द टिलर्स द ओनर ऑफ द लैंड। टिलर्स को क्या बना दिया, स्टेप्स लिए गए जिससे टिलर जो थे लैंड के उनको ओनर ऑफ द लैंड बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। इसके पीछे का आइडिया था कि जब यार कोई किसी चीज का मालिक बनता है और
वो उस चीज को अपना समझता है तो नेचुरली उसका काम करने का तरीका उस चीज के प्रति बढ़ जाता है। To the tillers to invest in making improvements, providing sufficient capital was made available to them. लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर सरकार लेकर आती है। लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैक्सिमम लैंड किसी भी पर्सन के द्वारा जो होल्ड की जा सकती है उसके ऊपर एक मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस रहेगी। सो वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। The purpose of land selling was to reduce the concentration of the land ownership in the few hand. कुछ ही लोगों के हाथों में land ownership दे देना। The abolition of the intermediaries meant that some 200 lakh tenant came in the direct contact with the government. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाए गवर्नमेंट के, राइट, और उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके जमींदारों से। The ownership conferred to the tenant gave them the incentive to increase output and contributed to the growth in the agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। However, the goal of the equity was not fully served or served by abolition of the intermediaries. In some areas, the farmers, zamindars, continue to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. There were cases where tenants were evicted and the landowner claimed to be self-cultivators, claiming ownership of the land, and even when the tiller got ownership of the land, the poorest of the agricultural laborers, such as sharecroppers and landless laborers, did not benefit from the land reform. तो कहता है लैंड रिफॉर्म्स पे जो फार्मर्स वगैरह थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न क्या बोला जाता है? इसके पीछे का रीज़न बताया जाता है कि जनरली जो ये जो लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट आया था, ये लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये ज़्यादा मदद नहीं कर पाता, क्योंकि जब उनको ये पता चला कि सरकार इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है तो उन्होंने क्या किया, क्लेम कर लिया कि भैया हम ही इस जमीन के क्या है, मालिक है, वी आर द ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस लैंड। नाउ the land ceiling legislation also faced hurdle. This big landlords challenged the legislation in the court, delaying in implementation. They used this delay to register their land in the name of the close relative, thereby escaping from the legislation. The legislation also had a lot of loopholes which were exploited by the big landlords to retain their lands. Land reforms were successful in Kerala and West Bengal. ये important है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ये लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे कहाँ पर सक्सेसफुल रहे, केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर है, बिकॉज ये जो स्टेट्स हैं ये गवर्नमेंट कमिटेड है, राइट, policy of the land tillers. Unfortunately, other states did not have the same level of commitments and vast inequalities in the land holdings continue to this date. ये अभी भी आप लोगों को ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल क्या कहता है, कहता है यार देखो हमारा लेजिस्लेशन यानी कि लॉ बना, लॉ बनने के बाद अब कोर्ट के अंदर केस जाते हैं, चैलेंज कर दिया गया इनको जमींदारों के द्वारा। तो जब कोर्ट के अंदर केसेस जाते हैं तो आपको पता ही है कि कितना समय लगता है उनको जस्टिफाई करने के लिए। तो यार इसके अंदर काफी ज्यादा समय लगा, तो जिसका फायदा इन्होंने उठाया और इन्होंने क्या किया कि इनको अपनी जो भी लैंड थी उसको अपने रिलेटिव्स के नाम पर एलोकेट कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन आती है और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कहती है, एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशंस वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर के ऊपर। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द ओल्डर टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी कम थी। द एब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। इंडियाज एग्रीकल्चर वाइडली डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून एंड इफ द मॉनसून फेल शॉर्ट द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू द इरिगेशन फैसिलिटी which were few had. The stagnation in the agriculture during the colonial rule was permanently broken by the green revolution. तो stagnation जो था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा स्टैग्नेंट था, इसकी से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी उसको क्या कर दिया गया था, यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज किया, किसके अंदर, खासकर वीट और राइस के प्रोडक्शन के अंदर, राइट, और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूसेज जो है वो किस स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, जो कि फार्मर्स को जनरली नहीं पता होता, छोटे छोटे फार्मर्स को नहीं पता होता था, क्योंकि वो इतने एडुकेटेड नहीं होते थे ना, तो वो ज्यादा हमें पता होना चाहिए। द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द करेक्ट क्वांटिटीज एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ द वाटर। द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट इन करेक्ट proportion is vital. The farmer who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as the financial resource to purchase fertilizers and pesticides. As a result, in the first phase of the Green Revolution, approximately mid 1960 to 1970, HYV seeds were restricted to the more affluent states like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ही स्टेटों के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियली हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को सबसे पहले अप्लाई किया था।
Further, the HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. In the second phase of the Green Revolution, mid 1970 to mid 1980, the HYV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops. The spread of Green Revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grain. India no longer had to be at the mercy of America or any other nations for meeting the food requirement. Growth in agriculture output is important, but it is not enough if a large proportion of this increase consumed by the farmer themselves instead of being sold in the market. तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ एक दिक्कत और हुई कि हम लोग जितना प्रोड्यूस करते थे उससे ज्यादा हम लोग कंज्यूम कर लिया करते थे, है ना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई लेकिन कंजप्शन भी बढ़ा, राइट। लेकिन इसका फायदा हमें ये देखने के लिए मिला कि इसके प्राइसेस जो है वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि जब पहले इंपोर्ट किया करते तो प्राइसेस ज्यादा हुआ करते थे ना, तो प्राइसेस अब थोड़ा कम हो गए यहाँ पर। द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस टू द इकोनॉमी एज ए होल इफ ऑन द अदर हैंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स। The higher output can make a difference to the economy. The proportion of agriculture produce which sold in the market by the farmer is called market surplus. तो यानी कि जो अपन ने प्रोड्यूस किया, जो अपन ने कंज्यूम किया और जो बचा, जिसको मार्केट में बेचा, उसको मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। A good proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period available as marketed surplus was sold by the farmers in the market. As a result, the price of food grain declined relative to other items of consumption. The low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline in the relative prices. The Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in time for the food स्टोरेज, यानी कि बफर स्टॉक के तौर पर भी हम लोगों ने स्टॉक को रखना शुरू कर दिया। अगर कभी हमारे पास शॉर्टेज पड़ती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन व्हीट या फिर राइस का यूज कर सकते हैं। While the nation had immediately benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risk. On such risk was possibility that it would increase the disparities between small and big farmers, since only the big farmers could afford to required input, thereby reaping most of the benefit of the Green Revolution. Moreover, HYV crops were also more prone to attack by the pest, and the small farmers who adopted this technology could lose everything in the pest attack. तो मैंने आपको क्या बताया कि पेस्ट अटैक की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें HYV सीड्स के साथ देखने के लिए मिलती थी, है ना। नाइट क्वांटिटी में उसको आप लोगों ने क्या करना था, लगाना था, वो भी ज़रूरी था। वरना एक्सेस क्वांटिटी के अंदर अगर आप लोग पेस्टिसाइड्स को दे दोगे तो उसकी वजह से भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने के लिए मिलेंगे। फॉर्चुनेटली दीज फियर्स डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज स्टेप्स वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये चीज़ें सामने नहीं आ पाती है या फिर ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है। बोलता क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक सफिशिएंट स्टेप लेती है। गवर्नमेंट जो है वो लोन देती है लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्मॉल फार्मर्स को, सब्सिडाइज रेट पर फर्टिलाइजर देती है स्मॉल फार्मर्स को ताकि उसे बेसिक इनपुट जो है वो मिल सके। Since the small farmers could obtain the required input, the output on small farmers equaled the output on large farms in the course of time. As a result, the Green Revolution benefited the small as well as the rich farmers. तो Green Revolution ने small as well as rich farmer दोनों को मदद करी। The risk of the small farmers being ruined by the pest attack, their crops were considerably reduced by the service renders by research institutions established by the government. You should note that the Green Revolution would have favored the rich farmers only if they did not play an extensive role in ensuring that the small farmers also gains the new technology. तो यहाँ पर सरकार बेसिकली अलग अलग स्टेप्स लेती है जिसकी मदद से स्मॉल फार्मर्स को भी मदद करने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, या फिर स्मॉल फार्मर्स को भी मदद दी जाती है। अब सरकार क्या करती है, सब्सिडाइज रेटों पर फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करती है किसको, स्मॉल फार्मर्स को। लेकिन कई बार जो ये डिबेट है सब्सिडीज के ऊपर वो चलती रहती है। डिबेट ऑन सब्सिडीज का मतलब क्या है कि अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा अलग अलग तर्क दिए गए। कईयों ने कहा कि सब्सिडी देना ठीक है, कईयों ने कहा सब्सिडी देना ठीक नहीं है, कईयों ने बोला कि सब्सिडी हमें तब तक देनी चाहिए जब तक फार्मर के पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं हो जाते हैं, लेकिन आ गए उसके पास रिसोर्सेज और वो प्रॉफिट भी बनाने लग गया, उसके सब्सिडी सरकार को नहीं देनी चाहिए। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम तक ही सरकार को क्या करनी चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए।
क्लियर है? Now, what is the debate over the subsidies? The economic justification of the subsidies in agriculture is at present a hotly debated question. It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of the new HYV technology by farmers in general and small farmers in particular. Any new technology will looked up as a risky by farmers. Subsidies were therefore needed to encourage farmers to test the new technology. Some economists believe that once the technology is found profitable and widely adopted, subsidies should be phased out since this purpose had been served. Further, subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefit the fertilizer industry. And among farmers, the subsidy largely benefit the farmers in the most prosperous region. Therefore, it is argued that there is no case of continuing with the fertilizer subsidy. कईयों ने यार कुल मिलाकर बात ये है कि सब्सिडी कईयों ने फेवर की, कईयों ने बोला कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, और ये मुद्दा इसी तरह से सरकार के बीच में हमेशा से एक हॉट पोटैटो रहा, क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है या फिर गवर्नमेंट का जो खजाना है या फिर गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। राइट, एग्रीकल्चर सब्सिडीज कईयों ने बोला देनी चाहिए, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक रिस्की बिजनेस है, तो ज्यादातर फार्मर्स जो है, राइट, वो पुअर है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने इनपुट्स को, राइट। Thus, by the late 1916, Indian agriculture productivity has increased substantially to enable the country to be self-sufficient in the food grain. This is an achievement to be proud of. On the negative side, some 65% of the country's population continue to be employed in agriculture even as late as 1990. Economics has found that a nation becomes more prosperous, the proportion of GDP contribution will also grow up. यानी कि ओवरऑल अगर मैं GDP की बात करूं तो हमारे GDP का कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो भी बढ़ेगा, बढ़ता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। लेकिन यार आप लोग एक चीज आगे चलकर समझेंगे या फिर आप लोग आगे चलकर एक चीज जानेंगे बहुत अच्छी तरह से कि चाइना जो था वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर वो भी क्या करता है, पहले अलग अलग प्लान्स लेकर आता है, पहले वो फेज वाइज प्लान लेकर आता है, पहले वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लेकर आता है, फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लेकर आता है, राइट। लेकिन चाइना एक चीज समझता है कि भैया अगर मुझे सही में लॉन्ग टर्म के अंदर अगर ग्रो करना है तो मुझे लेकर आने पड़ेंगे प्लान्स किसके अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के बारे में मुझे ज्यादा सोचना पड़ेगा। इंडस्ट्री एंड ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री एंड ट्रेड क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स हैड फाउंड दैट द पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैड अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने लग रहा था कि अगर अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर बात की गई कि यहां पर हमारे पास टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री थी, हमारे पास आयरन और स्टील फर्म्स थी जो कि जमशेदपुर और कोलकाता के अंदर थी, बट हमारे पास कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बैकअप नहीं था, मतलब बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं थी, कुछ थी स्पेसिफिक थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पॉलिसी मेकर के सामने था कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि अगर यार हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, तो यार प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहने वाला है, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल रहने वाला है, वो कौन डिसाइड करने वाला है। तो कहा गया कि यार पब्लिक सेक्टर जो है वो अपफ्रंट होकर लीड करेगा और प्राइवेट सेक्टर जो है पीछे से क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करेगा। सो इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल वेंचर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, नॉर वॉज द मार्केट बिग इनफ टू इनकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट। इंडस्ट्रियल इंडिया के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहते थे, सोचते थे पहले अगर देखा जाए तो कि भाई अभी अभी भारत आजाद हुआ है, इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं है, तो कैसे हम लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो बहुत सारों के पास पहले या तो पैसा था नहीं, अगर पैसा था तो लोगों ने इन्वेस्ट करने से परहेज किया। इट इज प्रिंसिपल फॉर दैट रीजन द अर्स्टवेल गवर्नमेंट हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल। इसलिए सरकार ने क्या बोला कि भाई ठीक है तुम ना करो, लेकिन हम एक फ्रंट रोल प्ले करेंगे, आप सब लोगों को हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। और इसी से रिलेटेड 5 ईयर प्लान जो है वो लेकर आया जाता है, और सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड ही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आती है 1956 के अंदर, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या कहता है, गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 was adopted. The resolution formed the basis of second 5-year plan, the plan which tried to build the basis for socialist pattern of the society. This resolution classified industry into 3 category. ये 1956 का जो रेजोल्यूशन है इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी के अंदर बांटता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कैटेगरी की, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर सारे की उन इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई जिसको कि ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड कैटेगरी के अंदर हम उन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास है,
और सप्लीमेंट की जाती है पब्लिक सेक्टर के द्वारा। और थर्ड सेक्टर के अंदर हम लोग बात करते हैं उन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में जिसको कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, right? So although there was a category of industries left to the private sector, the second was under state control through a system of license. No new industries were allowed, right, to obtain the license without the permission of the government. अच्छा, दूसरी चीज क्या थी कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या लगा रखा था, लाइसेंस लगा रखे थे भैया, कि अगर आपको किसी भी तरह की नई इंडस्ट्रीज खोलनी है, ओपन करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट? तो लाइसेंस जनरली उन जगह पर आसानी से मिल जाया करता था, जैसे कि किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर अगर मुझे इंडस्ट्रीज को ओपन करना तो वहां पर लाइसेंस आसानी से मिल जाया करता था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई थी 1955 के अंदर। अब बोला यार कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो कहां पर है, इंडस्ट्रीज कहता है जो देश है उस देश की जो बेसिकली सोल है वो कहां पर है, गांव के अंदर है। तो कहता है गांव को डेवलप करो। तो कहता है गांव के अंदर लोग जनरली किस टाइप का बिजनेस करते हैं, कहता है स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई। 1985 के अंदर विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बनाएगी, जिसको कि कावई कमेटी भी बोला जाता है। वो क्या करती है, प्रमोट करती है रूरल डेवलपमेंट को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइन की जाती है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट्स के अंदर लगाया जाता है, यानी कि जो भी एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा उसके बेसिस पर डिफाइन होगा कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास एमएसएमई का कॉन्सेप्ट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। तो उस समय पर अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज उसे बोला जाता था जो कि ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की हुआ करती थी, और इन्वेस्टमेंट अलाउड जो थी वो कितने की थी, 1 करोड़ का था। यानी कि टोटल एसेट्स अगर आप लोग को जिन्होंने इन्वेस्ट किया है मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए, और अभी प्रेजेंट में कितना है, 1 करोड़ रुपए, तो उनको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कैटेगरीज में रखा जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान दिया है ना, ट्रेड पॉलिसी लेकर आएगी। ट्रेड पॉलिसी के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान दिया कि यार हम लोगों को क्या करना है, कम से कम इंपोर्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट भी यहां पर लेकर आया गया था, है ना। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली गई थी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोटास और टैरिफ का कॉन्सेप्ट लेकर आती है। कोटा के अंदर क्या किया जाता है, सरकार क्या करती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक क्वांटिटी डिसाइड कर देते हैं किसी भी क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की जिसको इंपोर्ट किया जा सकता है। और टैरिफ के अंदर क्या होता है, टैरिफ के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेसिफिक रेट, टैक्स रेट जो अप्लाई कर देती है, जो कि काफी ज्यादा रहता है यहां पर, राइट। ये सारी चीजें यहां पर आप लोग को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट यहां तक था आप लोगों के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक। अब इसके आगे आप लोगों को यहां पर कुछ स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये चैप्टर जो है यहां पर समझ में आ गया होगा। आप सब लोगों को अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। क्वेश्चंस क्या है, जैसे कि आपके पास डिफाइन अ प्लान, इंडिया जो है वो प्लानिंग के लिए क्यों अडॉप्ट करता है, वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, व्हाट आर द हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स क्या होती है, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जो कि इंप्लीमेंट किए गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उसके बारे में बात करनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसको क्यों इंप्लीमेंट किया गया था, ग्रोथ विद इक्विटी का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, राइट, डेवलप कंट्रीज को क्यों डेवलप करने की जरूरत है, सेल्फ रिलायंस होने की क्यों जरूरत है, सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट एट ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को प्रोक्योर करने में मदद करता है सफिशिएंट फूड ग्रेन, ताकि वो बिल्ड कर सके स्टॉक ऑफ शॉर्टेज को। इसका मतलब क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप सब लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और सीयूटी की तैयारी आप सब लोग करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर, तो मेरे साथ जुड़कर सीयूटी की तैयारी करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली ADDO47 के एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, ADDO47 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पर अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज को चूज कर लीजिए। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ADDO47। ADDO47 के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ पर ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिएगा, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर क्लिक करिएगा, सीयूटी यूजी के ऊपर जाइएगा, सीयूटी महापैक के ऊपर जाइएगा। सीयूटी महापैक के ऊपर जाने के बाद आपको सीयूटी कॉमर्स का महापैक यहाँ पर दिखेगा, सीयूटी ह्यूमैनिटीज का महापैक भी आप लोग को दिखने वाला है। यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको रिमूव करिएगा, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पर कोड अप्लाई करिएगा और कोड रहेगा Y828। जैसे आप ये Y828 अप्लाई करते हैं तो Y828 अप्लाई करते ही आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और सारे के सारे चैप्टर जो है आप अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका होगा आपको। तो इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए स्टूडियो के साथ। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।